अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकरामी, आखिरकार वो वीडियो हमारे सामने आ ही गई है जिसमें पूरे के पूरे एरर्स एयर इंडिया के सामने आए हैं, जो कि अहमदाबाद में वाक़या हुआ कि जहाज़ एरोप्लेन 200 से ऊपर सवारियों के साथ क्रैश होता है और एक आदमी बचता है, बाकी सारे के सारे इस दुनिया से चले जाते हैं, आग लग जाती है। अब क्या क्या होता है, ये कैसे हुआ, ख़राबी कहाँ थी, खुद किया नहीं किया, क्या ख़बरों का जो ट्रेंड है उसको मूव करना मौजूद था, क्या क्या चीज़ें थी और क्या क्या एरर्स थे और क्या क्या बातें थी, सारी आपके सामने आएंगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के पीछे एक मेजर गलती सामने निकल कर आ रही है शुरुआती एनालिसिस के हिसाब से। अगर आप प्लेन के इस फुटेज को गौर से देखोगे तो इसमें आप तीन अनयूजुअल चीजें नोटिस करोगे। नंबर 1, इस प्लेन के विंग्स रिट्रैक्टेड है, यानी कि स्ट्रेट है। नंबर 2, इस प्लेन के व्हील्स यानी इसका लैंडिंग गियर अंदर ही नहीं गया है। और नंबर 3, इसका नोज अपवर्ड फेसिंग है, जैसे कि टेक ऑफ करने की कोशिश कर रहा है। अब ये बेसिकली एक बहुत ही वियर्ड और कॉन्ट्रास्टिंग कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि बेसिकली इस कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से प्लेन टेक ऑफ और लैंड दोनों एक साथ करने की कोशिश कर रहा है। देखो नॉर्मली ना, और ये आपने भी देखा होगा अगर कभी आपको विंग्स के बाजू वाली सीट मिली हो, कि जैसे ही प्लेन टेक ऑफ करता है उसके विंग्स ऐसे बाहर निकले हुए होते हैं। ये है प्लेन के विंग का स्लैट और इसे कहते हैं फ्लैप। ये दोनों टेक ऑफ के वक्त यूजुअली 10 से 15 डिग्री का टिल्ट बनाकर एक एंगल ऑफ अटैक क्रिएट करते हैं, ताकि विंग्स एक कर्व्ड शेप बना सके और फ्लाइट को लिफ्ट मिले। प्लेन का टिप भी इसी दौरान ऊपर की ओर होता है और तुरंत व्हील्स भी अंदर चले जाते हैं। ये एक एरोडायनामिक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, जिसकी वजह से ही लिफ्ट क्रिएट होता है और प्लेन सक्सेसफुली टेक ऑफ कर पाती है। और फिर एक बार जब एरोप्लेन सही ऑल्टीट्यूड तक पहुंच जाए, सिर्फ इसी के ही बाद इसके विंग्स के ये पार्ट्स रिट्रैक्ट यानी कि अंदर खींच लिए जाते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली जैसे हमने क्लिप में देखा, टेक ऑफ के वक्त यही विंग्स बाहर ही नहीं निकले, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल 0 डिग्री पर था और इवन प्लेन के व्हील्स यानी कि लैंडिंग गियर अंदर नहीं गए। अब मेन वीडियो भी काफी ब्लर है, फोटोज भी क्लियर नहीं है, सो ये भी बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है कि मे बी विंग्स ज्यादा नहीं, मे बी 5 डिग्री का टिल्ट बना रहे हो, जो सेटिंग भी काफी सारे पायलट सुनते हैं। बट अभी के लिए, क्योंकि कई सारे एक्सपर्ट्स फ्लैप्स को ऑलमोस्ट फ्लैट बता रहे हैं, and every pilot I've spoken to says this looks like a clean configuration, which means the flaps that you see in that first picture are actually retracted here. हम इस केस को पहले कंसिडर करते हैं हमारे एनालिसिस में। अब ऐसे केसेस में ना, भले ही अगर दोनों भी इंजन्स पूरी तरीके से काम भी क्यों नहीं कर रहे हो, जो कि एक अच्छा चांस है कर रहे हो सकते हैं और मैं आगे बताऊंगा क्यों, बट फिर भी लिफ्ट ग्रेटली रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि सिंपल फिजिक्स, ड्रैग फोर्स यानी कि रेजिस्टेंस फोर्स बढ़ जाएगा इस लेस एरोडायनामिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। प्लस अगर तापमान भी बहुत ही गर्म हो, जो कि उस दिन था 40 डिग्रीज था, तो इसमें लिफ्ट करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हॉट एयर की डेंसिटी कम रहती है जो इफेक्टिवली लिफ्ट को प्रोवाइड नहीं कर पाती। और इनफैक्ट ऐसे केसेस में तो विंग्स को भी 20 से 25 डिग्रीज तक टिल्ट करना आइडियल रह सकता है। अब नो डाउट बोइंग 787 जैसे बड़े प्लेन्स के इंजन्स एक्सट्रीमली पावरफुल है, जो इवन अगर विंग्स ना भी खुले और लैंडिंग गियर्स बाहर भी निकले हो, तो भी हैवी ड्रैग को इन थियरी कॉम्बैट कर सकते हैं। वो फ्लैट विंग्स के साथ भी टेक ऑफ कर सकते हैं, बट इसके लिए आपकी स्पीड को एक्स्ट्रा फास्ट होना पड़ेगा, जो क्रिएट करता है एक लंबा सा रनवे। अब इस क्रेडिबल सोर्स के हिसाब से इस प्लेन ने एक फेयरली लंबे रनवे से ही टेक ऑफ किया था, अपना पूरा 3.5 किलोमीटर्स का रनवे कंप्लीट करके। मगर इसके बाद भी कोई 100% गारंटी नहीं है कि फ्लाइट सक्सेसफुली टेक ऑफ कर पाए, क्योंकि अगर किसी भी और फैक्टर की वजह से लिफ्ट थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है या ड्रैग बढ़ जाता है, तो प्लेन का क्रैश हो जाना लाइकली था। और इसीलिए अब हमें दूसरे फैक्टर्स को भी कंसिडर करना पड़ेगा, जैसे एयरक्राफ्ट का वेट, इंजन का टोटल परफॉर्मेंस, कि कहीं इंजन आधा या पूरा कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो गया था। अगर दो में से सिर्फ एक इंजन भी फेल हो जाता है इस टेक ऑफ के दौरान, जो कि पॉसिबल है, तो भी लिफ्ट और कम हो जाने की वजह से क्रैश होना लाइकली था। बर्ड हिट की वजह से भी इंजन कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। सो अब आता है यहां पर सबसे मेन सवाल कि आखिर रूट कॉज क्या था? आखिर ये प्लेन ऐसे अननेचुरल से टेक ऑफ सेटअप में क्यों थी? क्या टेक्निकल इश्यूज इसके पीछे का कारण था, जैसे सिस्टम अनरिस्पॉन्सिव या जाम हो गया हो, या फिर पायलट की तरफ से कोई मिस्टेक, क्योंकि डेटा के हिसाब से पायलट एरर्स 65% एक्सीडेंट्स के कॉज रहे हैं? वेल,
थोड़ा रिसर्च करने पर मैंने देखा कि पास्ट में भी 2 बड़े बड़े प्लेन क्रैशेस बिल्कुल सिमिलर ही तरीके से हो चुके हैं। सो उन क्रैशेस में आखिर क्या प्रॉब्लम निकल कर आई थी इन्वेस्टिगेशन के बाद, शायद वो केसेस हमें थोड़ी और इंफॉर्मेशन दे सके। 20 अगस्त 2008 मैड्रिड स्पेन के रनवे 36L से एक मैकडॉनल्ड डगलस की MD-82 एयरक्राफ्ट 172 लोगों के साथ उड़ान भरती है और टेक ऑफ के बस 10 से 15 सेकंड्स के अंदर ही बस 300 मीटर उड़े वो नीचे क्रैश कर जाती है और इस हादसे में 154 लोगों की अनफॉर्चुनेटली ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। सो यहां पर एग्जैक्टली क्या गलती हुई थी? वेल, अहमदाबाद वाले प्लेन की ही तरह यहां पर भी विंग्स के स्लैट्स और फ्लैप्स नहीं खुले थे और विंग का पोजीशन एकदम फ्लैट था। नंबर 2, पायलट की एक बड़ी गलती सामने निकल कर आई। पायलट ने मे बी डिस्ट्रैक्शन की वजह से कंपलसरी चेकलिस्ट के एक इंपॉर्टेंट स्टेप को फॉलो नहीं किया था, स्लैट्स और फ्लैप्स को वही 10 से 15 डिग्री के एंगल पर सेट करना। अब इसमें एक टेक्निकल इशू भी हुआ था। बेसिकली प्लेन के मेंटेनेंस के समय एक पार्ट रिले R25 सिस्टम को डिसेबल कर दिया गया था ओवरहीटिंग के एक इशू को फिक्स करने के लिए, मगर किसी को भी यह नहीं पता था और मैकेनिक्स के प्रोसेस में भी ये नहीं लिखा गया था, ना ही उन्हें सिखाया गया था कि ये रिले R25 सिस्टम एक सिक्योरिटी अलार्म के साथ भी कनेक्टेड था जो बजना चाहिए था अगर कभी पायलट्स ने बाय मिस्टेक चेकलिस्ट के किसी स्टेप को स्किप कर दिया हो। मगर अनफॉर्चुनेटली इकलौते एरर करेक्शन मैकेनिज्म के डीएक्टिवेट होने की वजह से अलार्म भी नहीं बजा और चेकलिस्ट भी फॉलो नहीं हुआ था और प्लेन ऐसे ही फ्लैट विंग्स के साथ टेक ऑफ कर ली। और इसी वजह से हुआ ये कि 4.3 किलोमीटर्स के लंबे से रनवे होने के बावजूद भी प्लेन सिर्फ 40 से 50 फीट तक ही लिफ्ट कर पाई और 300 मीटर दूर जाकर क्रैश कर गई। CIA-IAC के इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के हिसाब से वो सिर्फ लगभग 250 किलोमीटर्स पर आवर की ही स्पीड को रीच कर पाई, जबकि फ्लैट विंग्स में टेक ऑफ करने के लिए हेवी ड्रैग को काउंटर करने के लिए एक प्लेन को एटलीस्ट अराउंड 380 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड चाहिए होती। आई एम टॉकिंग अबाउट उस पर्टिकुलर प्लेन के कॉन्फ़िगरेशन के कॉन्टेक्स्ट में जो क्लियरली अचीव नहीं हो पाया और इसीलिए प्लेन क्रैश हो गई। अब अहमदाबाद केस में एयर इंडिया AI-171 की टेक ऑफ स्पीड कितनी थी पता है? और इसे फ्लैट विंग्स में टेक ऑफ करने के लिए कितनी स्पीड चाहिए थी? ये डेटा डिस्क्लोज करने से पहले जल्दी से एक सिमिलर केस पर नजर डालते हैं, एक क्रैश जो 1987 में अमेरिका के डिट्रॉइट शहर में हुआ था। मैकडॉनल्ड डगलस DC-982 प्लेन थी, 31 डिग्री सेल्सियस का हॉट वेदर था और प्लेन हेवीली लोडेड थी अपने मैक्सिमम कैपेसिटी के करीब तक। 2.5 किलोमीटर्स के रनवे से टेक ऑफ किया, वंस अगेन विंग्स नहीं खुले, उसने रिक्वायर्ड लिफ्ट और स्पीड अचीव नहीं किया और 40 से 50 मीटर के ऑल्टीट्यूड और 800 मीटर्स की दूरी तय करके वो क्रैश कर गई। इस हादसे में कुल मिलाकर 156 लोगों की मौत हो गई और गलती क्या थी? वंस अगेन ह्यूमन एरर एंड फेलियर ऑफ अलार्म सिस्टम। अच्छा, अहमदाबाद वाले बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अलार्म सिस्टम होता है जो बेसिकली मैनुअली ओवरराइड किए बिना प्लेन को टेक ऑफ करने ही नहीं देगा। ऑफ कोर्स टेक्निकल ग्लिच या इम्प्रॉपर मेंटेनेंस की वजह से डीएक्टिवेट हो गया हो। अगर आप एनालाइज करोगे ना तो ये दोनों भी नॉर्थ वेस्ट और स्पैनर एयरलाइंस वाले केस और अहमदाबाद क्रैश वाले केसेस बहुत ही ज्यादा मैच करते हैं। इसमें बस सिर्फ कुछ ही की डिफरेंसेस है। इन की डिफरेंसेस को मैं फटाफट एक एक करके लिस्ट करता हूं ताकि इस मामले में थोड़ा और डीप जा सके। नॉर्थ वेस्ट और स्पैनर वाले प्लेन्स हवा में सिर्फ 50 फीट तक के ऊपर लिफ्ट गेन कर पाए और 1 किलोमीटर के अंदर ही 15 से 20 सेकंड्स तक फ्लाई करके नीचे गिर गए। मगर दूसरी तरफ एयर इंडिया AI-171 पूरे 625 फीट तक लिफ्ट हुआ, 30 सेकंड्स तक इन एयर रहा और फिर 2.5 किलोमीटर तय करके क्रैश कर गया। 30 सेकंड्स इन एयर। ये इनके ट्रैजेक्टरीज का आप ग्राफ देख सकते हो। देखना AI-171 का ज्यादा स्ट्रॉन्ग टेक ऑफ था। अब इस डिफरेंस के पीछे क्या एक्सप्लेनेशन हो सकता है? वेल, मेरे एनालिसिस के हिसाब से इसके 2 पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस हो सकते हैं और ये मैं प्योरली सिर्फ एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन, पास्ट के केसेस और फिजिक्स की मेरी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे बोल रहा हूं, क्योंकि अभी भी क्रैश के बाद सिर्फ एक ही दिन गुजरा है और सारे डिटेल्स निकलना बाकी है इन्वेस्टिगेशन के बाद। सबसे पहले तो देखो, AI-171 एक बोइंग का 787-8 ड्रीमलाइनर था जिसका इंजन इन दोनों एयरक्राफ्ट से एटलीस्ट 3 गुना ज्यादा पावरफुल है, प्लस इसका विंग स्पैन भी ज्यादा बड़ा है, मतलब ये कम डिस्टेंस के रनवे में भी पोटेंशियली ज्यादा लिफ्ट गेन कर सकता है। इस वजह से शायद ये ज्यादा हाई जाकर ज्यादा डिस्टेंस कवर कर पाया, बट क्योंकि इसकी स्पीड काफी नहीं थी इसीलिए 625 फीट पहुंचते ही ये डिसेंड करने लग गया।
दूसरा एक्सप्लेनेशन ये हो सकता है कि शायद AI-171 के एक या दोनों इंजन्स फेल हो गए थे, जिस वजह से इसने इनिशियली तो स्ट्रॉन्ग लिफ्ट लिया, मगर इंजन फेल होते ही ये कोलैप्स भी कर गया। अब एक एयरक्राफ्ट के एक इंजन फेल होने की संभावना 1 in 3.5 लाख होती है और दोनों इंजन एक साथ फेल होने की 1 in 100 करोड़ होती है। बट यहां पर क्योंकि विंग्स खुले ही नहीं थे, तो अगर एक भी इंजन खराब हो जाता तो भी प्लेन का क्रैश होना लाइकली था। अच्छा, एक वीडियो बहुत ही रिसेंटली निकला है, इसमें ये जो आवाज आप सुन सकते हो ना, एकदम शार्प सी, ये एक टर्बाइन यानी कि चक्के के घूमने जैसी आवाज है। और इस नए वीडियो को जूम करने के बाद एक हल्का सा डॉट भी दिखाई दे रहा है। सो ये आवाज और डॉट बेसिकली रैट यानी रैम एयर टर्बाइन हो सकता है, जो बाहर पॉप हो जाता है डबल इंजन फेलियर या इलेक्ट्रिसिटी या इवन हाइड्रोलिक फेलियर्स के भी केस में। डिफरेंस नंबर 2 है टेक ऑफ स्पीड। स्पैनर और नॉर्थ वेस्ट एयरक्राफ्ट्स को नॉर्मली फ्लैप्स को 10 से 15 डिग्री खोल के टेक ऑफ करने के लिए एटलीस्ट 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जनरेट करनी पड़ती है, और फ्लैट विंग्स में 380 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, जो कि टिपिकल रनवेज में इम्पॉसिबल है क्रिएट कर पाना। बट AI-171 एयरक्राफ्ट लास्ट कम्युनिकेशन से पता चला कि 625 फीट तक पहुंचने तक उसकी स्पीड 322 किलोमीटर पर आवर थी, मगर क्योंकि विंग्स फ्लैट थे और लैंडिंग गियर भी निकला हुआ था, तो इस बढ़ते ड्रैग की वजह से उसे एटलीस्ट 450 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हासिल करनी थी और ऊपर क्लाइंब करने के लिए, जो वो अचीव नहीं कर पाया। इसके सारे कैलकुलेशंस बाय द वे मैंने डिस्क्रिप्शन में रेफरेंस लिंक्स के साथ दे दिए। अब बात करते हैं डिफरेंस नंबर 3 की। पहले के दोनों स्पैनर और नॉर्थ वेस्ट एयरलाइन क्रैशेस में नीचे गिरते वक्त प्लेन का एक विंग एक साइड में टिल्ट हो गया था। अहमदाबाद के केस में जैसे आप देख सकते हो ऐसा नहीं हुआ, प्लेन काफी स्टेबलाइज लग रहा है नीचे जाते हुए। अब इसके पीछे भी 2 एक्सप्लेनेशंस हो सकते हैं। पहला कि मॉडर्न 787 जैसे एयरक्राफ्ट्स विंग स्टेबलाइजेशन जैसे एडवांस फीचर्स के साथ आते हैं, जिस फीचर ने शायद AI-171 को वॉबल होने से बचाया। दूसरा कि शायद इंजन ही बंद हो गया हो, तो विदाउट फॉरवर्ड थ्रस्ट वॉबल होने का सवाल ही नहीं आता अगर नोज ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा हो तो। सो ये सारे केसेस को एनालाइज करके बेस्ड ऑन करंट डेटा वी हैव, मुझे पर्सनली 2 फेटल पॉसिबिलिटीज लग रही है। या तो ह्यूमन एंड और टेक एरर की वजह से फ्लैप्स नहीं खुले, या फिर एक या दोनों इंजन्स ये एक साथ बंद हो गए। एयरक्राफ्ट के वीडियो में कोई भी स्पार्क, फ्लेम या स्मोक इंजन से आते हुए हमें नहीं दिख रहा है। नंबर 2, एयर क्रैश के इकलौते सर्वाइवर ने भी अपने इंटरव्यू में बताया कि इंजन के रेस करने की बढ़ती हुई आवाज सुनाई दे रही थी। बाद में वो पता नहीं वो प्लेन टेक ऑफ ज्यादा करने के लिए वो रेस तो बोलते हैं, क्या रेस दिया होगा ऐसा कुछ। मे बी पायलट्स उस वक्त गिरते हुए ऑल्टीट्यूड को देखकर उन्होंने इंजन का फुल थ्रॉटल ऑन कर दिया हो, बट प्लेन फिर भी क्लाइंब नहीं कर पाई अनफॉर्चुनेटली, जैसे पिछले 2 क्रैशेस में हमने देखा। नंबर 3, दूर दूर तक जैसे आप वीडियो में देखोगे कोई बर्ड्स भी दिखाई नहीं दे रहे, तो बर्ड हिट की वजह से इंजन डैमेज होने के चांस भी रेयर लग रहे हैं। और फाइनली नंबर 4, इंजन कोलैप्स की भी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है, और डबल कोलैप्स की तो 100 करोड़ में 1 है। एंड नाउ आर्ग्यूमेंट सपोर्टिंग कि इंजन का भी इशू हो सकता है। विटनेस ने जो तेज रोरिंग आवाज सुनी, बाद में वो पता नहीं वो प्लेन टेक ऑफ ज्यादा करने के लिए वो रेस तो बोलते हैं, क्या रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया। और कुछ रिपोर्ट्स में तो एक लाउड नॉइस के बारे में भी बताया गया, और लाइट्स भी फ्लिकर हो रहे थे। इवन इस हाल ही में निकले वीडियो में ये आवाज ये भी बिल्कुल हो सकता है कि दोनों इंजन फेल हो गए हो, या फिर इलेक्ट्रिसिटी या हाइड्रोलिक्स का इशू आ गया हो, जिस वजह से रैट डिप्लॉय हो गया, एक्सप्लेनिंग द लाउड नॉइज एंड लाइट फ्लिकर। क्योंकि रैट ऑफ कोर्स इंजन से इतनी इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोवाइड करता। अब एग्जैक्ट प्रॉब्लम इसमें क्या थी, इस पर इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज ने काम चालू कर दिया है, और कुछ ही मंथ्स में एक प्रॉपर डिटेल्ड रिपोर्ट पब्लिश ये करेंगे। प्लेन के 2 ब्लैक बॉक्सेस में से एक को कल ही सक्सेसफुली रिट्रीव भी कर लिया गया। एक ब्लैक बॉक्स बेसिकली 2 बॉक्सेस का एक सेट होता है, जिन्हें सेपरेटली रखा जाता है एक प्लेन में। एक बॉक्स का नाम होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जिसमें सारा कॉकपिट का ऑडियो रिकॉर्ड किया जाता है, जैसे पायलट्स का आपस में कॉन्वर्सेशन, सिस्टम के अलर्ट बीप्स या फिर वार्निंग साउंड्स, इंजन का साउंड एटसेट्रा। दूसरे बॉक्स का नाम होता है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जो बेसिकली फ्लाइट के सारे टेक्निकल डिटेल्स को रिकॉर्ड करता है, जैसे ऑल्टीट्यूड, एयर स्पीड, इंजन परफॉर्मेंस, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स का स्टेटस, विंग पोजीशंस का स्टेटस एटसेट्रा, जो भी क्रैश से पहले था। इससे हमें बहुत सारा क्रूशियल इंफॉर्मेशन मिल सकता है, जो एग्जैक्टली बता पाए कि हुआ क्या था। इन्वेस्टिगेटर्स को अभी तक एक ही ब्लैक बॉक्स मिला है, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, और दूसरे की खोज अभी भी जारी है।
कितनी दुखद बात है कि बस एक पल भर में ही इतनी सारी जानें चली गई, कितनी सारी फैमिलीज बर्बाद हो गई, कितने सारे सपने उजड़ गए और कितनी सारी तमन्नाएं मिट्टी में खाक हो गई। लेकिन ये सब का परिणाम आखिर क्या होगा? क्या रिपीटेड नेग्लिजेंस की वजह से इन एयरलाइन कंपनीज पर कोई एक्शन भी लिया जाएगा? वेल, आप सुनकर शॉक हो जाओगे, मगर लेटेस्ट एयरलाइन पॉलिसी भारतीय वायुयान अधिनियम 2024 के हिसाब से डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA, जो एयरलाइंस की रेगुलेटरी बॉडी है, एयरलाइन कंपनीज पर मैक्सिमम सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ का फाइन लगा सकती है पर वायलेशन, चाहे वो कितना भी सिवियर क्यों ना हो। 1 करोड़ बस। जिन कंपनीज का डेली रेवेन्यू इजीली 100 करोड़ पार जाता है, उन्हें बस सिर्फ 1 करोड़ का फाइन। ये इनके लिए चंप चेंज भी नहीं है। इतना तो ANI सिर्फ यूट्यूबर से वसूल रही है, और ये तो अपडेटेड फाइन्स हैं। हाँ, इसके पहले तो बाबा आदम के जमाने के 1934 एयरक्राफ्ट एक्ट के फाइन्स चल रहे थे, जो सिर्फ 10 लाख रुपए पर वायलेशन थे। जस्ट फॉर कंपैरिजन, दूसरी कंट्रीज जैसे USA में फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन FAA के लिए कोई भी कैप नहीं होता, वो अकॉर्डिंग टू सिवियरिटीज फाइन मार सकती है। जैसे हाल ही में 2023 में उन्होंने साउथ वेस्ट एयरलाइंस पर ही $140 मिलियन यानी 1200 करोड़ की सिविल पेनल्टी फाइन मारी। और पता है रीजन क्या था? सिर्फ क्योंकि उन्होंने विंटर स्टॉर्म्स की वजह से 8000 फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिए थे, जिस वजह से लोगों का भारी नुकसान हुआ था। FAA तो सीधा बोइंग जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को भी रेगुलेट करती है, जिसने हाल ही में बोइंग को भी $2.5 बिलियन यानी कि 21,500 करोड़ का फाइन मारा था 2018 और 2019 के 737 मैक्स प्लेन क्रैशेस के लिए, जिसमें 300+ लोगों की जानें चली गई थी। What is it you get paid to do exactly? I get paid to run the Boeing company. I mean, do you get paid for transparency? I think the board counts on me for transparency. Really? Because you're under investigation for falsifying 787 inspection records. Doesn't sound like a lot of transparency to me. मगर DGCA का बोइंग जैसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज पर तो ऑलमोस्ट जीरो रेगुलेशन है, और 240 लोगों की कैजुअलिटीज के बाद एयर इंडिया को क्या पेनल्टी भरना पड़ रहा है? वेल, बस कुछ अराउंड 2.8 करोड़ पर पर्सन, इंक्लूडिंग मॉन्ट्रियल कन्वेंशन ऑफरिंग्स। जबकि इस प्लेन क्रैश से एयर इंडिया को कुछ 2400 करोड़ रुपीस का तो सिर्फ इंश्योरेंस मनी ही मिलने वाला है। मतलब जिन पैसेंजर्स का UK जैसी कंट्री में आना जाना था, उनकी जान की कीमत बस ये 2-2.5 करोड़ ही है। अभी इन्वेस्टिगेशन में बाहर आएगा कि एग्जैक्टली किसकी गलती थी, बट एयर इंडिया काफी नोटोरियस रहा है इन द पास्ट सर्विस और सिक्योरिटी लैप्सेस के लिए भी। जस्ट रिसेंटली ही 2023 में एयर इंडिया के चीफ सेफ्टी ऑफिसर को सस्पेंड किया गया था फेक रिपोर्ट बनाने के लिए कि सारे DGCA मैंडेटरी एक्सीडेंट प्रिवेंशन प्रोटोकॉल्स को वो प्रॉपर्ली फॉलो कर रहे हैं। जस्ट इमेजिन ये कितना बड़ा क्राइम है। मगर इसकी पेनल्टी क्या थी? वेल, बस 1 महीने का सस्पेंशन, और फिर वो ऑफिसर वापस से अपनी ड्यूटी पर आ गया। और एयर इंडिया की सर्विस पर तो कई सालों से सवाल उठाए जा रहे हैं। जैसे ये देखना, बिजनेस क्लास की छत से लिटरली पानी गिर रहा है, वायर्स लटके हुए, एंटरटेनमेंट स्क्रीन्स तो काम ही नहीं कर रहे, सीट्स तक टूटी पड़ी है। और बोइंग 787 ड्रीम लाइनर, जिसे बोइंग का PR सबसे सेफेस्ट एयरक्राफ्ट कहता है, इसका भी ट्रैक रिकॉर्ड काफी फिशी है। 4-5 बार तो इसकी डिलीवरी ही पुश हो गई थी, बार बार कुछ टेक्निकल मैल फंक्शंस की वजह से। बोइंग के ही क्वालिटी इंजीनियर सैम सेलेपोर ने बोइंग के इस मॉडल के पीछे कई सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइजेस को पब्लिकली एक्सपोज किया था। The company is taking manufacturing shortcuts on the 787 program, not properly closing thousands of gaps in its assembly of the fuselage on major joints. पहले 2 विसल ब्लोअर्स जोशुआ डीन और जॉन बार्नेट तो मिस्टीरियसली एक्सपोज करने के बाद मर चुके हैं, बट सैम को भी एक इनडायरेक्ट धमकी मिली थी उसके ही बॉस से, जब उन्होंने इंटरनल मीटिंग्स में ये मुद्दा उठाया था। और बॉस ने कहा, आई वुड हैव किल्ड समवन हु सेड समथिंग लाइक यू इन अ मीटिंग। ये बिल्कुल क्लियर है कि इतने PR के बाद भी पिछले 5 सालों में बोइंग के प्लेन्स ने कई सारे क्रैशेस दिए। मे बी सभी में डिजाइन फॉल्ट्स नहीं थे, मगर कॉम्प्लिकेटेड और ऑलमोस्ट ह्यूमन एरर प्रोन ऑपरेशनल प्रोसेसेस बनाना भी अपने आप में ही सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज करना है, जो ये कंपनीज इजीली कर लेती है अपने टारगेट्स को मीट करने की घाई में। Workers here in Charleston are assembling the company's flagship product, the 787 Dreamliner. But this footage reveals some have little faith in the plane they build. Did you fly in one? No. You won't fly in one. Did you fly in one of these planes? No, not really. I wouldn't fly in one of these planes because I see the quality going down around here. Of 15 workers asked randomly, 10
said they would not fly on the Dreamliner. They're not even allowing quality control to do their job. How does that make you feel as a flyer? Oh yeah, I'm not flying on a 787. So it's high time now हमें इंडिया में स्ट्रॉन्ग रेगुलेशंस लाना होगा, वरना देश के लोग ये अच्छे से समझ जाएंगे कि इस देश में एक इंसान की जान की कोई कीमत नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हार्टफेल्ट कंडोलेंसेस टू द विक्टिम्स एंड देयर फैमिलीज। जय हिंद। तो नाज़रीन गिरामी, एक जहाज़ के क्रैश होने में क्या क्या वजूहात हो सकती हैं, इनको हम देखते हैं। 20-25 वजूहात हमारे सामने हैं यहाँ इसी के बारे में, एयर इंडिया के बारे में। जब वो ट्रैक पे था और लैंड करने से पहले, टेक करने से पहले, ऊपर उड़ने से पहले स्पीड उसकी होनी चाहिए थी मुकम्मल। वो 250 किलोमीटर पर आवर की जाके पहुंची, जो कि कम थी। इस वजह से भी हो सकता है दोनों इंजनों की ताकत में कमी, GE इंजन से कम थ्रस्ट या फ्लेम आउट, ये एक बड़ा मसला है। वो पावर नहीं मिली जिसकी वजह से वो उठ तो गया लेकिन वापस नीचे चला गया। और आगे मुमकिन ईंधन में पानी या दीगर निजात, यानी जो जहाज़ के अंदर वाशरूम होते हैं उनका भी मलबा मिक्स हो जाने का मसला हो सकता है। बैटरी और रेट का खुल जाना, अब बैटरियां खुल जाएंगी तो फिर तो सारा सिस्टम ख़त्म है, और फिर क्या होगा, फिर जहाज़ जाएगा नीचे ही जाएगा। अच्छा, आगे इंजन पावर नुकसान के इजरा से ज़ाहिर होता है कि दोनों रेट के इजरा से इंजन नाकाम हो चुके थे। ये मसला वही जा रहा है कि रनवे पर ही वो पावर नहीं मिली। गियर नीचे रह जाने से इजाफी ड्रैग और बढ़ा हुआ वज़न, ये भी एक बड़ा मसला था जिसकी वजह से वो गिर सकता है। अभी तो इसका मुकम्मल रिपोर्ट आने वाली है इंशाल्लाह। अच्छा, आगे फ्लैप्स वक्त पर ना खुलना बिलाखिर लिफ्ट को मुतासिर कर देते हैं। तो जब वो फ्लैप नहीं खुलते तो जनाबे वाला वो जहाज़ गिरता ही है। ताकत का गैर मुतवक्किल नुकसान जैसे जो है वो हादसे में हो चुका है। टेक ऑफ वज़न और तवाज़ुन में गलती, ओवरलोड या गलत बैलेंस जहाज़ की जो है वो टेक ऑफ को घटा सकता है। आगे तेज़ या गैर मुनासिब डेटा, कम लिफ्ट मुतासिर करके जो डेनिस्ट्री को ख़त्म कर देता है। पायलट की गलती या कक्षा अफ़आल, यानी जैसे फ्लिप या गियर के गलत इस्तेमाल होते हैं, ऐसे पायलट की गलती और भी हो सकती है कि उसने उड़ने वाला, ऊपर उठाने वाला भी गियर दबा दिया और नीचे ले जाने वाला भी गियर, डबल गियर दबा दिए बस। अब मिसाल के तौर पर आप रनवे पे चल रहे हैं, जब रनवे पे आप चल रहे हैं तो आपने वो गियर दबाना है जिससे जहाज़ ऊपर उठेगा, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि वो गियर दबा हुआ है जिससे जहाज़ नीचे होता है। अब वो डबल सिस्टम चल पड़ा, तो डबल सिस्टम चल पड़ा तो वो नीचे ही जाएगा। आगे और आगे 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 क्या आता है, बर्ड स्ट्राइक, परिंदे का आ जाना। वो कह रहे हैं कि इस हादसे में परिंदे नहीं आए, परिंदे नहीं आए तो इसकी वजह से नहीं हुआ। आगे क्या कह रहे हैं कि भाई स्टैटिक एक्रोल, तैयारे की सतह पर से बरकी निज़ाम मुतासिर हो सकता है। तकनीकी ख़राबी, फ़्लाइट कंट्रोल या इंजन के अंदर मसला हो सकता है, ख़ास तौर पर कम QD ज़बरदस्त अनहीद, यानी यहाँ पर क्या है कि हवा का प्रेशर ही कम था जिसकी वजह से जहाज़ उड़ा तो सही लेकिन नीचे जा गिरा। और बहुत सारे अजीब अजीब वाक़यात यहाँ पर मौजूद हैं, अजीब अजीब टेक्निक्स और अजीब अजीब ख़राबियाँ, तो जिसकी वजह से क्या हो सकता है, जहाज़ गिरा है। अब एक बात तो तय है जो तस्वीर में, वीडियो में नज़र आ रहा है कि वो जहाज़ उड़ भी रहा है और उठने की कोशिश भी कर रहा है, नीचे जाने की कोशिश भी कर रहा है। ये एक वजह तय हो चुकी है। और दूसरी वजह क्या है, वो ये है कि स्पीड उसे पकड़नी थी 400 किलोमीटर पर आवर, वो 250 तक पकड़ सका। इंजन की खराबी की वजह थी या हवा का प्रेशर कम था, जो भी था, तो जिसकी वजह से जहाज़ ऊपर उठ ही ना सका। आज की वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।